Hi Radhika, welcome on Europedia. Thank you, sir. And Radhika, let me congratulate you on your wonderful selection as assistant professor in Himachal Pradesh, and that is in commerce domain. And Yes, आपकी सिलेक्शन हुई थी HPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के बाद. सो yes. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर एंटायर फैमिली. Thank you, sir. Thank you so much. राधिका, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला आपसे बात करने का, आपको मेंटर करने का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू गाइडेंस. Yes, एंड आई मस्ट से आपका जो केस है वो बहुत एक इंस्पिरेशनल केस है. yes, sir. आपने अपना करियर स्टार्ट किया एक मॉडेस्ट जॉब के साथ, दो इन गवर्नमेंट. यू वर्क Yes, इन डीसी ऑफिस किन्नौर एज एज अ क्लर्क, एंड yes, देयर यू वर डूइंग वंडरफुल जॉब. yes, एंड sir. उसके बाद आप अपना ड्रीम परस्यू करती रही, एंड यू नाउ प्रेजेंटली यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर इन Yes, कॉलेज yes, ऑफ sir. कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज हिमाचल प्रदेश. तो आपसे राधिका, आप एक रोल मॉडल हैं गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए और उन सब Yes, लोगों के लिए जो अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते हैं. आज का जो मेरा सारा इंटरेक्शन होगा वो उसका मेन पर्पस है जो आपको सुने, उनको इंस्पिरेशन मिले और उनको इन्फॉर्मेशन मिले. सो मैं yes, sir. स्टार्ट करता हूँ राधिका आपकी बैकग्राउंड से. आप प्लीज हम सबको बताएं आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कहाँ आपका टाउन, आपका विलेज कहाँ पे है, आपकी स्कूलिंग कौन से स्कूल से हुई, आपका कौन से कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन हुआ, वो थोड़ा सा आप बताएं. जी सर. सर, मेरा नाम राधिका, जैसे कि आपने बताया, और मैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. कानम है गांव का नाम मेरे. और मैंने अपनी स्कूलिंग केवी जाखू शिमला से की है, जो कि शिमला में है सर. और मैं +2 में भी टॉपर थी. रीजनल टॉपर थी, मेरे 94.6% थे कॉमर्स में. उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संजौली से की है, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बोलते हैं. और सर वहां भी मैं कॉमर्स की टॉपर रही, 8 CGPA थे मेरे. उसके बाद हम्म. मैंने M.Com का एंट्रेंस दिया HPU में, और मैं इनरोल होगी वहां पे. उसके बाद सर इन बिटवीन, मतलब जब मैं M.Com परस्यू कर ही रही थी, मेरी जॉब लग गई थी क्लर्क की डीसी ऑफिस में, किन्नौर में. तो कुछ कारणों की वजह से मुझे ज्वाइन करना पड़ा वहां पे, पर मैंने अपनी स्टडी नहीं छोड़ी और मैंने अपनी स्टडी प्राइवेट करी. उसके बाद M.Com कंप्लीट किया मैंने. फिर मैंने 2021 में सर अपना सेट का एग्जाम भरा था, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था. मैंने कई बार नेट भरा, पर मैं कहीं कारणों से दे नहीं पाती थी, कई बार रोड बंद होते थे किन्नौर के, तो मैं आ नहीं पाई. फिर 2022 में वैसे ही HPPSC द्वारा निकाली गई कमीशन से, और मैंने इनको फिल किया एडवर्टीजमेंट को. और सर मेरा 2023 में क्लियर हो गया. और मुझे इंटरव्यू में मतलब थोड़ा फेयर था, मुझे स्टेज फेयर था, तो इसलिए मैंने यूआरपीडिया को चूज किया. और आप मेरे मेंटर रहे, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया मेरी ग्रूमिंग में, मुझे कैसे मतलब अपने सेंटेंस बनाने हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे, मतलब मेरा सारा फियर यहीं पे खत्म हो गया था. तो जब मैं वहां गई तो बहुत कूल होके गई थी. और मेरा बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस. मेरा इंटरव्यू भी काफी लंबा चला, 40 to 45 मिनट्स चला. मैं लास्ट कैंडिडेट थी उनकी. अदरवाइज 30 मिनट्स का था, पर मेरा थोड़ा लंबा चला इसी वजह से, क्योंकि मैं लास्ट कैंडिडेट थी उनकी. और बहुत अच्छा रहा सर मेरा इंटरव्यू. मैं मतलब यूरोपीडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी हेल्प की इन सब चीजों में. ओके. ओके राधिका, अब देखो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हम डिटेल में पूछेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले दो तीन बात जानना चाहूंगा कि आपको जब जॉब मिला डीसी ऑफिस में क्लर्क, तो ऑब्वियसली आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अच्छा डिजर्व करती थी और आपको मिला भी. कोई जॉब अपने आप में अच्छी बुरी नहीं होती, क्लर्क का जॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और मैं जब आपसे इंटरेक्शन करता था तो इस चीज पे हमने बहुत प्रिपरेशन किया कि हम क्लर्क का जॉब जॉब कर रहे हैं, वो इंटरव्यू में पूछा जाएगा और शायद वो पूछें कि आप क्या करती हैं वहां. तो आपने बताया भी था कि आप सर, बीइंग क्लर्क आप कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी कर रही हैं जो आपने एडिशनल मल्टीटास्किंग ले रखा है. आप हमें थोड़ा सा राधिका ये बताएं कि जब आप डीसी ऑफिस में काम किया आपने, तो आपके वहां पे एक्सपीरियंस कैसा रहा था, कितना टाइम आपने किया और कैसा एक्सपीरियंस था आपका. सर अक्टूबर 2019 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी, और मैंने 23 अक्टूबर को ज्वाइन किया था वहां पे. तो हम्म. फर्स्ट की रही मैं, पर कुछ टाइम बाद मुझे एज अ पीए चूज किया गया, असिस्टेंट कमिश्नर की. तो ओके. पीए का होता है वो बहुत डायनामिक होता है और बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक भी होता है. तो मैं जॉब के लिए थोड़ा, जॉब के साथ प्रिपेयर कर पाना मुश्किल हो रहा था, पर उस जॉब ने टाइम मैनेजमेंट में हर चीज में मुझे बहुत हेल्प की, ग्रो करने में स्पेशली, क्योंकि कुछ जो स्किल्स है वो मैं वहीं से सीखी. तो सर इस मतलब क्लर्क की जॉब ऐसे डायनामिक बहुत ज्यादा है, बट मैंने बहुत अच्छा मतलब उसमें किया, और मुझे अच्छा लगा वहां पे काम करके, क्योंकि उसने मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प की काफी उस जॉब ने. जी सर. अच्छा, तो आपने उसके साथ साथ फिर प्रिपरेशन किया और आपने ये एग्जाम को निकाला भी. अच्छा, तो राधिका आप ने कभी टीचिंग किया था उससे पहले. नहीं सर, ऐसे नहीं.
मैंने कई बार ट्यूशंस पढ़ाई थी लाइक +2 के बच्चों को, बट मैंने टीचिंग ऐसे जनरली कभी नहीं की थी सर। टीचिंग मेरी छूट ही गई थी। पर मेरा सपना था हम्म, कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो मैंने कंटिन्यू रखी थी अपनी हम्म। स्टडीज। तो अभी आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, कहाँ पे मिला है आपको कॉलेज, और कहाँ पे आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हैं? सर ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आनी, सर वहां पे मिला है ओके। मुझे। तो आप इस कॉलेज के बारे में हमें कुछ बताएंगे कि किस तरह का कॉलेज है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, अगर कुछ आपको इसका आइडिया है? ये शायद ये 2006 में बना था, जहां तक मैंने वहां के लोगों से जानने की कोशिश की। पर जो इसकी हम्म। बिल्डिंग की खुद की, वो 2016 में बनी है सर। ओके। और हाँ जी, और वहां पे सर बहुत दूर दूर से, गांव के एरिया से ही आते हैं वहां पे बच्चे, तो बहुत दूर दूर से आते हैं, कहीं को 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रेवल करके आते हैं। तो बहुत अच्छा कॉलेज है सर, बच्चे भी काफी अच्छे हैं वहां पे। तो आपको कैसा लग रहा है नया अपना जॉब टीचिंग का करना, जिसमें आप बच्चों के फ्यूचर के साथ डील करती हैं और बच्चों का फ्यूचर बना सकती हैं, कैसा लग रहा है आपको ये? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से उनके पास रख पाती हूँ, उनको बता पाती हूँ कि हम्म, आपको कैसे करना है, क्या करना है। और उनके हम्म, साथ जॉब करते ऐसा है कि टाइम का पता नहीं लगता। बहुत अच्छे से हम्म, सारा टाइम चले जाता है कि पता ही नहीं लगता कि कब क्या हो रहा है। अब तो टीचिंग बहुत डायनेमिक हो गया है राधिका, मतलब अब पुराने वे में टीचिंग नहीं होता, और इनफैक्ट क्योंकि आपने बहुत डायनेमिक प्रोफाइल पे काम किया भी है, डीसी ऑफिस में आप थी, तो आपको ये चीजों का मेरे ख्याल से आइडिया होगा भी कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अब गवर्नमेंट भी एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं। तो अब एजुकेशन जब आपने लिया होगा और अब आप टीचर हैं, पहले आप एज अ स्टूडेंट थी, अब आप एक टीचर हैं, बीच में कुछ साल का गैप पड़ा जिसमें आप जॉब वॉब किया, तो क्या डिफरेंस देखती हैं आप, या क्या आपका विजन है टीचिंग को लेके? सर मतलब पहले तो जॉब मतलब टीचिंग का थोड़ा ऐसे इजी सा था, अब तो बहुत ज्यादा हमें एक्टिविटीज भी करवानी पड़ती है, डिफरेंट एक्टिविटीज है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो हमें सोसाइटीज फॉर्म करनी पड़ती है, वो एक्टिविटीज हमें करवानी पड़ती है। हमारे कॉलेजेस में भी डेली जो एक्टिविटीज है वो चली रहती है। मतलब आपको हम्म, स्टूडेंट को पढ़ाने के साथ साथ उन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कराना है। उसकी जो ओके। डेवलपमेंट होती है वो 360 डिग्री होनी चाहिए, ना कि बस वो एजुकेशन में ही ध्यान दे, बल्कि वो अदर एक्टिविटीज में भी ध्यान दे। तो मेरे टाइम में इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं था सर। अच्छा राधिका, ये बताइए कि क्या टीचर का रोल ओनली क्लासरूम तक होता है, या जैसे आपने बताया 360 डिग्री एक्टिविटीज यस हैं? तो आप तो ऑलरेडी, जहां तक मैं जानता हूँ, आप काफी एक्टिव रही हैं अपने कॉलेज के टाइम पे भी। तो क्या रोल होता है एक टीचर का, और एक आदर्श टीचर, मतलब एक आइडियल टीचर का क्या क्या काम होना चाहिए? सर टीचर का रोल सिर्फ टीचिंग तक ही नहीं है, इवन क्लासरूम के बाहर भी कई स्टूडेंट्स आपको हम्म, मतलब कॉल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे आपसे। तो एक एज अ मेंटर भी आपको हम्म, मतलब टीचर का हम्म, रोल एज अ मेंटर भी है और एज अ हम्म, फ्रेंड भी है। क्योंकि आपको हम्म, उनको, अगर आपको उनको कुछ भी बताना है तो आप डांट के नहीं बता सकते, आपको फ्रेंडली भी हम्म, होना पड़ेगा सर। तो टीचर का हम्म, रोल एज अ कैटलिस्ट भी है सर। तो मुझे लगता है टीचर के बहुत सारे रोल हैं, कि रादर देन हम्म, सिर्फ teaching, आपको और भी चीजें करनी पड़ेगी साथ साथ में। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे राधिका, कि आपने डीसी ऑफिस में काम किया है, आपने अलग अलग प्रोफाइल पे काम किया है, वो सारी जॉब एक्सपीरियंस का आपको अब जो आप टीचिंग जॉब कर रही हैं उसमें आपको कैसे, कहाँ पे हेल्प हो रहा है उसका? तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ उस चीज का। एक्चुअली हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ओके। उसमें अलग अलग रोल बांटे गए थे। तो जस्ट बिकॉज मैं डीसी ऑफिस से काम करके आई थी, तो उन्होंने मुझे एकेडमिक उसमें डाल दिया था, जिसमें आपको रिपोर्ट लिखनी थी पूरी। तो जो अच्छा। मेरी रिपोर्ट थी, उससे जो मेरे प्रिंसिपल थे वो बहुत खुश हुए कि मेरी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे हेल्प किया डीसी ऑफिस की जॉब ने इस चीज में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ओके। एंड मे बी जैसे आपने एक असिस्टेंट की तरह से काम किया है, मेरे ख्याल से असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, तो अब प्रिंसिपल साहब जरूर चाहेंगे कि राधिका जो है, शी इज ऑलरेडी एक्सपर्ट इन दैट, तो उनका पूरा हम बेनिफिट लें और राधिका को मल्टीटास्किंग दिया जाए। सो आई एम यस वेरी सर। श्योर उनको एक एसेट मिला है, दैट इज यस। वेरी गुड। अच्छा राधिका, अब चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। आप यस। जानती हैं, जैसे आपने बताया कि योरपीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, हिमाचल के यस। नहीं, ऑल ओवर इंडिया के करते हैं, और ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ जी। तो मैं आपसे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो इंटरव्यू की डिटेल गाइडेंस के लिए आते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे आप जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पे आए, वो डिटेल में बताए कि साहब इंटरव्यू किस तरीके से गया था, वो सारे का यस। सारा जाने। उनको डर होता है, क्योंकि देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू देना लाइफ अपॉर्चुनिटी होती है, सबको नहीं मिलती। यस इंटरव्यू सर। देना सिर्फ बात की बात है, बट इंटरव्यू तक पहुंचना भी एक पूरी लाइफ का अचीवमेंट होता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ये बोलते हैं कि मैंने एक बार एचपीएससी का इंटरव्यू दिया था, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, वो एक अचीवमेंट मानी जाती है। राधिका, आप तो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिटेल में हमें बताएं कि आप जिस दिन गई
उसका पूरा एक्सपीरियंस आपने बताया 40-45 मिनट चला था, जिसमें आप बताएं कि कितने लोग अंदर थे, जब आप गई तो क्या हुआ सबसे पहले। जो बच्चे को एक इन हेजिटेशन होता है, जैसे जब आप गई होंगी आपके दिमाग में भी होगा कि साहब पता नहीं कैसे होगा, कहाँ पे ये एचपीएससी है और एचपीपीएससी है और कैसे कैसे होगा सारा, वो सारा डिटेल में आप हमारे साथ शेयर करें। सर, तो मेरा इंटरव्यू था वो 12 अक्टूबर को था। तो मैंने मैम से पहले ही छुट्टी ले ली थी डीसी ऑफिस से। मैं 10 दिन पहले आ गई थी, क्योंकि हम्म। मेरे मतलब आपके साथ बहुत सारे स्नैप्स थे। तो मैं मतलब आपने मुझे बहुत टाइम दिया, तीन तीन कई बार हमने दिन में 3 बार भी शायद स्नैप लिए। और मुझे उस चीज ने भी वैसे बहुत हेल्प किया, तो मैं बेसिकली उसके लिए छुट्टी लेके पहले ही आ गई थी। और एचपीपीएससी का मुझे आइडिया था शिमला में कहाँ पे है। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तो उस दिन मैंने साड़ी कैरी की थी, क्योंकि आपने ही बोला था कि फॉर्मल ड्रेस पहनना कोई, तो मैंने साड़ी पहनी थी सर उस दिन। ओके। और फिर पे पहुंची मैं 8:30 वहां पे पहुंच गई थी। वो हमारा टाइमिंग था कि आपको 8:30 पहुंचना है। उसके बाद उन्होंने एक हमें फॉर्म दिया जिसमें हमें अपना इंटरेस्ट एरिया, अपने बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब भरनी है। जब हमने वो फॉर्म फिल कर लिया उसके बाद हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहां पे एक एम्प्लॉय थे उनके पास लेके जाने थे। फिर उन्होंने वो सारे चेक किए, उसके बाद हमें बिठा दिया था वेटिंग रूम में। तो उन्होंने मुझे नंबर भी दिया, उन्होंने बोला कि आप लास्ट कैंडिडेट हो। तो मेरा लास्ट था। तो हम्म। जैसे कोई आ रहा था बता रहे थे वो नर्वस है, तो मैं और ज्यादा नर्वस होती जाती सर। और मेरा इंटरव्यू वन स्टार्ट हुआ हम्म। था, इतना हम्म। टाइम हो गया। तो मैं हम्म। ऐसी बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। जैसे ही वो आ रहे थे मैं उनसे पूछ रही थी आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा, मेरे कि यस सर। हम्म। तो जैसे ही हम्म। मैं उनसे पूछती थी वो मुझे बताए जा रहे थे कि हम तो ये दे नहीं पाए आंसर, हम ये दे नहीं पाए। तो मुझे लगा हम्म। मेरा पता नहीं क्या होगा, और मैं तो लास्ट कैंडिडेट हूँ। तो ऐसा होता है हम्म। कि लास्ट कैंडिडेट की तो सर बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू चलता ही है, तो हम्म। मुझे आइडिया तो हम्म। मेरा बहुत लंबा चलने हम्म। वाला इंटरव्यू। तो जैसे ही हम्म। मैं अंदर, वहां पे 3 थे बोर्ड मेंबर्स, एक गवर्नमेंट नॉमिनी थे, एक वहां के मेंबर थे, और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे जो डीयू से आए थे। तो मेरे से तो स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि आप बैठ जाओ। जैसे मैंने एंटर हुई मैंने उनको बोला मैं कम इन सर, और मैंने उनको सबको गुड आफ्टरनून विश किया। उसके बाद उन्होंने बोला आप बैठ जाओ, फिर मैं बैठ गई। सर जो मेरे फर्स्ट वो था, वो मुझे हिमाचल के क्वेश्चंस आने लगे। जो मेंबर थे मेन वहां पे, आईएएस रिटायर, तो उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, मतलब एचपी से हम्म। रिलेटेड। पहले कि हम्म। फिर किन्नौर में आगे वो, उसके बाद फिर मेरी जॉब से पूछने लगे कि आप तो क्लर्क थे, आप बताओ क्या क्या किया आपने, क्या क्या आपकी हम्म। work थी। फिर उससे हम्म। रिलेटेड मुझे है। तो सर एचपी एक्चुअली मेरा स्ट्रांग था, तो मेरा एचपी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी हम्म। मुझसे क्वेश्चन, और उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे दी वहां पे कि बताओ अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा। मतलब मान लो कि आप स्टूडेंट हो और मैं टीचर हूँ, तो अगर मैं आपको डांटूंगा और हम्म। अगर आप क्लास में नहीं आऊंगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने हम्म। ये तो ऐसे ऐसा तो कुछ है नहीं कि टीचर तो डांटता ही है, कई बार हमारे लिए डांटता है, हमारी ग्रूमिंग के लिए डांटता है। टीचर तो हमारी भलाई के लिए डांटेगा। तो आप सर मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं डांटेंगे, शायद आप फ्रेंडली भी रहेंगे मेरे साथ कुछ टाइम बाद। एक बार आपने डांट दिया, आप भूल गए होंगे उस चीज को, तो मैं दिल पे नहीं लूंगी एज अ स्टूडेंट। फिर सर ने मुझे पूछा कि अकाउंटिंग के बारे में बताओ, अकाउंटिंग आपको कैसे लगता है। फिर उसके बाद सर गवर्नमेंट नॉमिनी पे आगे, थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन से कॉलेज से पढ़े हो। तो मैंने बोला संजौली कॉलेज से। फिर बोला कब स्टैब्लिश हुआ बताओ हमें। फिर मैंने उन्हें बता दिया। फिर वो बोलते वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्यों है। तो मैंने बोला सर वहां पे मेरिट हाई जाती है, इस वजह से वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। फिर उनके बाद उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताओ। तो मैंने उनको बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला फर्स्ट कौन सी थी। तो मैंने बोला सर कुठारी कमीशन ने बनाई थी ये, 1968 में थी। फिर बोलते उसके बाद भी थी कोई। मैंने बोला हाँ जी सर 1986 में थी। फिर सर उन्होंने मेरे से 5 मिनट का डेमो लिया कि पढ़ाओ हमें। हम्म। अच्छा, वो तो वहां मैंने पे लगा हुआ था, वो बोर्ड लगा हुआ था वहां पे। वहां पे लगा ओके। हुआ, तो पढ़ाना भी था। तो हम्म। मैंने पढ़ा, फिर उससे भी मुझे क्वेश्चनिंग आई। तो वो हम्म। जो डेमो था वो ज्यादा लंबा चल गया, औरों का तो थोड़ा सा चला, तो मेरा ज्यादा लंबा चल गया वो। क्योंकि उससे भी हम्म। मुझे क्वेश्चन आने लगी, ठीक है ये बताओ ये क्या होता है, ये क्या है, हम्म। मतलब पार्टनरशिप पढ़ाया था मैंने। तो उन्होंने बोला हम्म। मुझे पी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। फिर मैंने उनको हम्म। बता दिया कि ऐसे ऐसे हम्म। करते हैं। फिर उसके हम्म। बाद उन्होंने बोला ठीक है पार्टनरशिप एक्ट कब था। तो मैंने बोला 1932। तो हम्म। वैसे चलती रही सर। और उसके बाद हम्म। उन्होंने है फिर, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आने लग गए उसके बाद एचपी से हम्म। कि और हम्म। में पॉपुलेशन के बारे में बताओ। तो मैंने सर को हम्म। बताया कि 2121 के अराउंड है वहां पे, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। उसके बाद हम्म। उन्होंने प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है, तो नो हम्म। मीन्स नो। तो मैंने बोला हम्म। सर ये नो मीन्स नो जो है वो जंगी ठोपन वालों ने मना किया था कि अब और प्रोजेक्ट मत बनाओ किन्नौर में, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं काफी। तो सर आपको क्या लगता है। मैंने बोला सर अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे वो भी हम्म। ठीक है, और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है ठीक है डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए पावर प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो सर हम्म। बोलता
बैलेंस सा आंसर दे रहे हो। तो मैंने बोला सर मेरे तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें दोनों में, कि वहाँ जो लोकल लोग हैं वो भी ठीक बोल रहे हैं कि ठीक है, हम्म आप ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, अफेक्ट कर रही है उनकी फैमिली को, हम्म हॉर्टिकल्चर कम हो रहा है, हम्म हम्म तो अपनी तरफ से डेवलपमेंट भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है, तो दोनों की पॉइंट हम्म ऑफ व्यू। तो सर हंसने लगे उस चीज। हम्म जी सर। अच्छा राधिका, अब आपने बताया कि शुरू में जब आप एंटर की तो उन्होंने हिमाचल से क्वेश्चन आपसे पूछे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको याद है तो आप हमारे साथ प्लीज शेयर करें कि वो क्वेश्चंस क्या थे। यस सर, उन्होंने मुझे पूछा कि हिमाचल कब बना था, सबसे पहले यही क्वेश्चन था। तो मैंने बता दिया 15 अप्रैल 1948। तो उन्होंने बोला ओल्ड हिमाचल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, सारे डिस्ट्रिक्ट थे 12 के 12। मैंने बोला नहीं सर, पहले 4 ही होती थी, महासू, हम्म मंडी, सिरमौर और चंबा। फिर बोलते हम्म अच्छा, फिर बिलासपुर क्यों नहीं था उसका पार्ट? तो मैंने बोला सर वो पार्ट सी स्टेट था। बोलते क्यों? तो हम्म मैंने बोला हम्म जहाँ तक हिस्ट्री में पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां का जो राजा था वो चाहता था कि वो अलग ही स्टेट रहे बिलासपुर। तभी हम्म 1950 बिलासपुर मर्ज हुआ था आपका हिमाचल के साथ। फिर बोलते हम्म अच्छा, फिर बोलते और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसके बाद? तो मैंने बोला फर्स्ट में 1960 को किन्नौर था, बना था। हम्म तो हम्म अच्छा ठीक। फिर बोलते हम्म बाइफरकेट होके कौन से डिस्ट्रिक्ट बने? तो मैंने सर उनको हम्म बताया कि शिमला और सोलन। फिर हम्म उन्होंने अच्छा, तो हम्म किन्नौर में सबसे ज्यादा हम्म प्रोडक्शन मतलब किस हम्म चीज की होती है? एक मतलब वाइन नाम की चीज है। हम्म मैंने बोला सर एक लोकल वहां हम्म पे दारू है, तो मैंने बोला हम्म वो है। फिर बोलते हम्म अच्छा, फिर बोलते सर वो बेचते भी है कि नहीं बेचते? तो मैंने बोला सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं कि वो बेचते हैं या नहीं, या लीगलाइज हम्म है वो या नहीं, इस बारे में आइडिया नहीं। फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने हम्म बोला कांगटू जो प्रोजेक्ट है उस वहां पे कहाँ पे है वो? मैंने बोला सर वो बांसपा रिवर पे है। तो बोलते कहाँ पे है बांसपा रिवर? तो मैंने बोला हम्म सांगला में। बोलते उस वैली को क्या बोलते हैं? मैंने बोला बांसपा वैली भी बोलते हैं, सांगला वैली भी बोलते हैं। फिर बोलते ठीक है। और उन्होंने बोला वहां पे जो आपकी सतलुज रिवर है कहाँ से एंटर करती है वो? तो मैंने बोला खाब नंगिया करके विलेज है, वहां से एंटर करती है। तो सर वो हम्म बोलते किस रिवर के साथ मिलती है ना वहां पे? मैंने बोला हाँ जी वो स्पीति रिवर के साथ मिलती है। तो हम्म बोला ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किन्नौर से बिलोंग करते हो, तो हम्म किन्नौर में मतलब कंडीशंस कैसी है, तो रोड की कंडीशंस कैसे? मैंने बोला अब तो बहुत डेवलप हो गई है एज कम्पेयर टू जब मैं 2000 में वहां पे रही थी। तो अब तो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। तो सर बोलते हैं आपको क्या लगता है किस वजह से डेवलप हुई? तो मैंने बोला सर वहां पे जो डेवलपमेंट हुई है बेसिकली वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगे, उसी के बाद वो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। और लोगों ने ज्यादा उसके बाद जानना भी शुरू किया कि क्या है किन्नौर में। और वहां पे एक तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है आपकी, तो क्योंकि बॉर्डर एरिया है। तो सर बोलते बॉर्डर किसके साथ लगता है? तो मैंने बोला सर तिब्बत के साथ, चाइना के साथ। तो सर बोलते कहाँ से? तो मैंने हम्म बोला सर स्कूल के पास से भी है, वहां पे भी आईटीबीपी की फोर्स है हमारी। और ये किन्नौर में लगता है इसका बॉर्डर। तो सर बोलते अच्छा ठीक। फिर सर हम्म बोलते और भी आपको लगता है कि मतलब किन्नौर और कौन करता है शेयर बाउंड्री किन्नौर हम्म टावर? मैंने बोला सर लाहौल स्पीति भी है। फिर सर ने हम्म बोला ठीक। उसके बाद सर फिर मुझसे अकाउंटिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। हम्म। अच्छा राधिका, जिस कॉलेज में आप पढ़ी हैं संजौली में, जिसको यस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं, तो फ्यूचर में आपको वहां पे भी टीचिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सर, अगर वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ आके पढ़ा रही हूँ, तो इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती मेरे लिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अच्छा, अब आपका जो प्रोफाइल था इन डीसी ऑफिस आपने काम किया है, तो आई एम वेरी श्योर क्योंकि वो आईएएस थे मेंबर, यस तो सर। उनका इंटरेस्ट उसमें होगा। आप प्लीज शेयर करें कि आपकी जॉब से रिलेटेड उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे थे स्पेसिफिकली। हाँ जी सर, उन्होंने मुझसे पूछा था कि एज अ पीए क्या काम होता है आपका? तो मैंने ओके। बताया जो मेरी असिस्टेंट कमिश्नर है उनकी 2 डायरी प्रिपेयर करनी पड़ती है, उनकी जो मीटिंग्स है मुझे याद रखनी पड़ती है, उनको याद भी दिलवाना पड़ता है। कुछ मिसलिनियस फाइल्स होती है वो अपने पास रख के उनको डील भी करना पड़ता है। और कुछ जो वर्क वो एक्स्ट्रा अलॉट करते हैं, लाइक कोई लेटर्स डील नहीं करेगा वो भी मुझे ही करना पड़ता है। तो सर बोलते हम्म, हैं आप कर? मैंने बोला हाँ जी सर मैं कर लेती हूँ। हम्म। तो कोई ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन राधिका जो आपको लगा हो कि ये तो मेरे को नहीं आया और बड़ा टिकलिश क्वेश्चन था। जिनको मैंने बिल्कुल नो कर दिया, मुझे नहीं आते, तो मैंने तुक्का नहीं मारा। आपने बोला था कि ब्लफ नहीं हम्म, मारना है वरना वो क्रॉस हम्म, क्वेश्चनिंग हो जाएगी। उन्होंने मुझे हम्म, बोला कि आर्मी का कुछ मेक इन इंडिया में चल रहा है अभी। तो मैंने बोला हम्म, सर मैंने मतलब मेक इन इंडिया के बारे में पढ़ा है बट मुझे पता नहीं है कि आर्मी का सच क्या चल रहा है। तो सॉरी सर, मैं सॉरी चाहूंगी कि मुझे नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला हम्म, ठीक है। एक सर ये वाला क्वेश्चन था। और हम्म, दूसरा जो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब किन्नौर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कितनी क्षमता है अभी, कितनी कैपेसिटी है? तो मुझे टोटल हम्म, कैपेसिटी नहीं, तो मैंने सॉरी हम्म, बोल दिया। 2 क्वेश्चन से जो हम्म, मुझे बाकी मैं आंसर हम्म, कर पा सारे हम्म। क्वेश्चन से। तो आपने बताया वहाँ 3 मेंबर थे, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे जिन्होंने आपसे अकाउंटिंग का पूछा होगा, यस एक सर। हिमाचल का उन्होंने पूछा, और तीसरे आपने कौन से मेंबर बताए थे? गवर्नमेंट गवर्नमेंट नॉमिनी थे सर। तो वो कौन से डिपार्टमेंट के रहे होंगे?
तो वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजती है, वो किसी डिपार्टमेंट के थे इस पर्टिकुलर सर। तो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछे थे आपसे स्पेसिफिकली? सर नेशनल पॉलिसी का क्वेश्चन मेरे को उन्हीं की तरफ से आया था अच्छा। कि हम्म। और ऑफ एक्सीलेंस क्यों बोलते हैं संजौली कॉलेज का, और उसके बाद उन्होंने हम्म। मुझसे मेरे पूछे थे। हाँ जी, मार्क्स पूछे थे उसके बाद, और उसके बाद मार्क्स मतलब किसके, उन्होंने जो यही रिटन एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, सर मेरे +2 के मार्क्स, मेरी प्लस टू के कॉलेज। मार्क्स? हाँ जी। अच्छा। तो क्या उनके पास आपका बायोडाटा या डिटेल होता है राधिका, जब आप इंटरव्यू ये के लिए जाती हैं? शुरू में ही चाहते तो हमें वो एक फॉर्म देते हैं, हमें उसमें पूरा फिल करना पड़ता है, हमारा इंटरेस्ट भी, जैसे मैंने हम्म। लिखा था इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ये सब लिखा था, और एनवायरमेंट इश्यूज है, पर उससे मुझे सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लोगों को पूछे थे उससे क्वेश्चन, जो और कैंडिडेट्स थे उनको पूछे थे सर। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी सीट्स थी और कितने सिलेक्शंस हुई हैं, ये जो आपका रिक्रूटमेंट हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर सीट्स इसमें टोटल 69 थी, बट हम अच्छा। 60 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, कुछ एक्स सर्विसमैन की सीट्स थी वो खाली रह गई थी सर। अच्छा। तो यस, और हम्म। मैं कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा सर हम्म। उसमें सिलेक्शन, हमारी 5 सीट्स थी सर। हम्म। अच्छा, तो राधिका, जैसे अभी कॉमर्स बैकग्राउंड से आप हैं, तो जो स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन सुन रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि और अपॉर्चुनिटीज कैसे कैसे निकलती हैं, कि अगर किसी को टीचिंग में जाना हो, लेट्स से आपने कॉमर्स कर रखा है, आपने बताया कि साहब आपने एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला था और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, तो जो Yes. कॉमर्स ग्रेजुएट है, लेट्स से जो बी कॉम कर रहा है बच्चा, या +1 +2 कॉम कॉमर्स में कर रहा है, उसको आप थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी सीट्स निकलती हैं और सेट और नेट क्यों देना जरूरी है। तो सेट और नेट तो इसीलिए देना जरूरी है क्योंकि ये एलिजिबिलिटी है, मतलब बेसिक हम्म। मिनिमम क्वालिफिकेशन में ही आता है कि आपको ये क्लियर करना ही पड़ता है। तो ओके। एलिजिबिलिटी के बाद आप फर्दर जो ये अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के टेस्ट है ये दे सकते हो। बाकी से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है एमकॉम करने के बाद वो बीएड भी कर सकते हैं, मेरी एक फ्रेंड है वो पीजीटी भी लगी है, पीजीटी कॉमर्स। तो ओके। तो हमारे पास स्कोप है, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो या पीजीटी ज्वाइन कर सकते हो सर। और असिस्टेंट ओके। प्रोफेसर और नेट तो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। यस सर। हम्म। तो अभी जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगी हैं, तो आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, मतलब प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? अब आप कॉलेज गई हैं, आप सीनियर प्रोफेसर से मिली होंगी, तो कैसी ग्रोथ है आगे, किस तरह का है? सर उन्होंने मुझे बताया था कि हमें मतलब 14 ईयर्स बताया था, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं। उसके हम्म। बाद आप अगर चाहो तो प्रिंसिपल का टेस्ट भी निकलता है, वो भर सकते हो, या फिर अपनी प्रमोशन का वेट कर सकते हो, फिर आप प्रिंसिपल बनते हो, पर उसके लिए आपको पीएचडी जरूरी है। तो सर हम्म। अभी 2 साल बाद मैं जरूर पीएचडी करना चाहूंगी। क्या 2 साल के बाद आपका डिपार्टमेंट, आपको कॉलेज अलाउ कर देगा, आप पीएचडी कर सकती यस। हैं, जा सकती हैं? यस सर, ओके। तभी वो 2 साल। ऐसे आरएनपी रूल्स हम पे फॉलो नहीं होते क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो मैंने सोचा हम्म। पर अभी करूंगी, मैं बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ही चलूंगी, क्योंकि जब मैं हम्म। किन्नौर से मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो भी मैंने प्रॉपर चैनल किया था, तो मुझे उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया कि जो हम्म। मेरी सर्विस वो भी वहीं से काउंट आई। हो गए। यस सर, यस। गुड। मुझे तो आपकी बहुत, सीनियोरिटी में काउंट हो गया वो। यस सर, सर्विस बेनिफिट। चलिए, अब राधिका एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप चाहे तो इसका आंसर दें, चाहे तो ना दें। क्वेश्चन ये है कि आप अपने डीसी ऑफिस में काम किया है, आपने इनको आईएएस एचएएस के साथ काम किया, आपने देखा होगा इनका लाइफस्टाइल और इनका प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, तो क्या आपको मोटिवेशन मिला कि आप भी एचएएस आईएएस वगैरह में कभी जाएं? सर नहीं सर, मेरा ड्रीम जॉब भी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का था शुरू से, तभी मैंने कभी इस चीज के लिए तैयारी नहीं की। मतलब उनका अच्छा। भी अच्छा है, पर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज में, इसीलिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे मैंने फोकस रखा सर। यस सर। वंडरफुल। और हमें जरूर ऐसे लोग चाहिए जो बाई चॉइस टीचर बने, बाई यस सर। चांस नहीं, बाई चॉइस, और वो उनकी पहली चॉइस होनी चाहिए। तभी कंट्री में अच्छा इकोसिस्टम टीचिंग का बनेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे लेके जा सकते हैं, अगर ऐसे आपके जैसे कैंडिडेट मिलें। राधिका, तो लेट मी थैंक यू, आपने टाइम दिया, एंड लेट मी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टीचिंग करियर अहेड। सो मच आपका, जो आपने मतलब मुझे इतना गाइड किया और मैं आज इस मुकाम पे हूँ, तो इसमें आपका भी हाथ ही है, क्योंकि मतलब मैं अगर आपसे मतलब नहीं लेती गाइडेंस, तो मुझे लगता है शायद मैं भी वहां पे मतलब नर्वस हो जाती, कुछ आंसर स्किप कर जाती और अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाती अपने आंसर्स को। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू ऑल द बेस्ट राधिका।